हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की एनाटॉमी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी कर रहे हैं यूरिनरी सिस्टम पार्ट 1, जिसमें हम किडनी और यूरिनरी सिस्टम के बाकी पार्ट्स का ग्रोथ स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर और जो नेफ्रॉन है उसकी संरचना और फिजियोलॉजी वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि इसी लेक्चर को आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आप आई बटन पे क्लिक करें। वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। यूरिनरी सिस्टम या मूत्र प्रणाली क्या है? मूत्र प्रणाली है वो रक्त की संरचना, पीएच, मात्रा और प्रेशर इनमें परिवर्तन करके होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करता है। रक्त परिसंचरण को बनाए रखना, वेस्ट प्रोडक्ट्स और जो फॉरेन मटेरियल हैं उनको एक्सक्रीट करना और कुछ हार्मोन्स का उत्पादन करना, ये सारे काम यूरिनरी सिस्टम के हैं। यूरिनरी सिस्टम में दो गुर्दे या वृक्क, किडनीज, दो मूत्रवाहिनी या यूरेटर, एक मूत्राशय मीन्स यूरिनरी ब्लैडर और एक मूत्र मार्ग या यूरिथ्रा होते हैं। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले है किडनीज। किडनी या गुर्दे क्या है? गुर्दे पेट की जो पिछली दीवार है उसमें मेरुदंड के दोनों तरफ, यानी दो होती हैं तो एक एक मेरुदंड के दोनों तरफ किडनीज होती हैं जो पेरिटोनियम के पीछे और डायाफ्राम के नीचे होती हैं। नॉर्मली ये 12वें थोरेसिक कशेरुक के स्तर से शुरू होती हैं और तीसरे लंबर कशेरुक तक जाती हैं। इनका कुछ हिस्सा जो हमारा रिब केज है उससे सुरक्षित रहता है, उसके नीचे रहता है। जो दायां गुर्दा है वो बाएं गुर्दे से थोड़ा सा नीचे होता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ लीवर होता है इसलिए थोड़ा सा नीचे होता है। किडनी लगभग 11 सेंटीमीटर लंबे होती हैं, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। ये बीन के आकार के ऑर्गन है जहाँ जो आउटर पार्ट है वो उत्तल है और अंदर वाला अवतल है। और जो अंदर वाला जो अवतल पार्ट है उसे हम हाइलम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, नर्व्स हैं, मूत्रवाहिनी है वो प्रवेश करती है या वहां से निकलती है। गुर्दे की जो धमनी है वो गुर्दे को रक्त पहुंचाती है। वहां से ऑक्सीजन रक्त वहां सेल्स को देकर और फिर वहां प्लस फिल्टर होके वापस आती हैं गुर्दे की शिरा के द्वारा और इंफीरियर वीना कावा की तरफ ये ब्लड ले जाती है। संरचना कैसी होगी किडनी की? सबसे पहले देखते हैं आउटर कवरिंग्स जो सपोर्ट करती हैं, समर्थन करती हैं, वो 3 लेयर्स हैं। कौन कौन सी? रीनल फेशिया, एडिपोज टिश्यू और रीनल कैप्सूल। रीनल फेशिया या वृक्क प्रावरणी एक बाहरी लेयर है जो कनेक्टिव टिश्यू की एक पतली लेयर होती है। यह जो लेयर है वो इस किडनी को एक जगह फिक्स रखती है एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करके। उसके बाद जो मध्य की परत है वो फैटी उत्तक है, फैटी टिश्यू है, एडिपोज टिश्यू जिसको हम कह सकते हैं। वो किडनी को आघातों से बचाता है, इसको पैडिंग देता है। उसके बाद जो तीसरी लेयर है वो है कैप्सूल, जिसे हम वृक्क कैप्सूल कहते हैं। यह जो स्मूथ कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है और यही जो कनेक्टिव जो वाल है मूत्रवाहिनी की, उसको भी ये कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है। तो वहां कैप्सूल से लेकर कंटिन्यू होता है यूरेटर तक या मूत्र वाहिनी तक। यहाँ आप इसको आसानी से इस पिक्चर की सहायता से समझ सकते हैं कि ये रीनल फेशिया है जिसने पूरा किडनी को कवर किया हुआ है। ये यहाँ से जो एब्डोमिनल वॉल होगी उसके साथ इसको चिपका के रखेगा। फिर एडिपोज टिश्यू है जो इसको पैडिड करता है सेफ्टी के लिए। और फिर ये कैप्सूल है जो फाइनली किडनी को कवर करता है और यही कैप्सूल यहाँ कंटिन्यू रहता है यूरेटर के ऊपर। उसके बाद जो किडनी की आंतरिक संरचनाएं हैं वो क्या हैं? इसको हम 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट सकते हैं: रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और पेल्विस। तो जो कॉर्टेक्स है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ये आउटर लेयर जो ये यहाँ से आप देख रहे हैं, ये वाली पूरी दूरी पर
ये कोर्टेक्स है। इसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेयर है ये मेडुला है, और लास्ट में थर्ड लेयर है ये पेल्विस है। क्लियरली डिमार्केशन यहाँ पर हो रखा है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं। रीनल कोर्टेक्स क्या है? रीनल कोर्टेक्स गुर्दे का सबसे बाहरी हिस्सा है। वयस्कों में यह गुर्दे को एक निरंतर और स्मूथ बाहरी भाग बनाता है। विद ए नंबर ऑफ प्रोजेक्शन नोन एज रीनल कॉलम, वो एक्सटेंड होते हैं मेडुला के अंदर भी। तो इसको हम कहते हैं कि मेडुला रीनल कोर्टेक्स का मेडुलरी विस्तार है। अभी हम इसको पिक्चर में समझेंगे। जो कोर्टेक्स होता है वो रेड कलर का होता है और दिखने में दानेदार अपीयरेंस देता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं और नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स किडनी के माइक्रोस्कोपिक संरचनाएं हैं, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। उस चैप्टर को भी आप जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रॉन्स। उसका लिंक आपको मिल जाएगा जैसे ही वो आएगा चैप्टर इसके सब्सक्रिप्शन बॉक्स में, और आप यदि इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, बेल आइकन यदि प्रेस किया हुआ होगा तो। अब है मेडुला। मेडुला हल्के रंग का होता है और इसमें रक्त वाहिकाओं और जो नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं उनका एक जाल होता है। मेडुला या मज्जा में लगभग 8 से 12 पिरामिड्स होते हैं, और इन पिरामिड्स के बीच में ही जो मैंने अभी आपको बताया था कॉलम्स होते हैं कोर्टेक्स के। इन पिरामिड्स को हम मेलपीजियन पिरामिड्स भी कहते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि मेलपीजियन पिरामिड्स कहाँ पर हैं? दे आर इन द किडनी, मेडुला पार्ट में। गुर्दे के जो शंकु के आकार के जो ये खंड हैं जिन्हें हम पिरामिड्स कहते हैं, इनका जो चौड़ा हिस्सा होता है वो कोर्टेक्स की तरफ होता है, और जो पतला हिस्सा होता है वो पेल्विस की तरफ होता है। इसी खंड को हम पेपिला कहते हैं। नेफ्रॉन द्वारा जो यूरिन आता है वो पेपिलरी नलिकाओं के माध्यम से फिर कप शेप्ड स्ट्रक्चर में एंटर करता है, जिन्हें हम कैलिसिस कहते हैं। दो टाइप के यहाँ पर कैलिसिस हैं, माइनर और मेजर, यानी छोटे और बड़े। छोटे जो कैलिसिस हैं वो लगभग 8 से 18 हो सकते हैं किडनी में, और जो बड़े कैलिसिस हैं वो 2 या 3 हो सकते हैं। माइनर कैलिसिस जो यूरिन प्राप्त करता है पेपिला से, वहां से वो मेजर कैलिसिस में जाता है, और जो मेजर कैलिसिस हैं वो आपस में ज्वाइन या जुड़कर पेल्विस बनाते हैं, रीनल पेल्विस। अब ये रीनल पेल्विस क्या है? रीनल पेल्विस तीन जो ये 2 या 3 जो मुख्य कैलिसिस हैं उनसे मिलकर बनता है, और एक कीप के समान संरचना होती है। अभी हम पिक्चर में देखेंगे इसको अच्छी तरह। इसकी जो दीवारें हैं रीनल पेल्विस की, वो स्मूथ मसल्स की बनी होती हैं, और अंदर की साइड में इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। कैलिसिस की दीवारों में पेसमेकर कोशिकाएं होती हैं वहां भी, और वो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टार्ट करती हैं जो कंटिन्यू रहता है पेल्विस और यूरेटर में, और जो यूरिन है वो आगे प्रवाहित होता है, ब्लैडर तक पहुंचता है। ये आप देखिए इस पिक्चर में कि जो आउटर लेयर है ये आपको कोर्टेक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर ये मेडुला है, इसके अंदर ये पिरामिड्स है, और पिरामिड के बीच में ये जो जगह है ये इसी के पार्ट हैं कोर्टेक्स के, जिनको हम कहते हैं कोर्टेक्स कॉलम्स। ठीक है ना, ये रीनल कॉलम्स है, ये यहाँ तक एक्सटेंड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पेपिली जो ये इसका कोन है, यहाँ इसको हम पेपिली बोलेंगे रीनल की, और यहाँ से ये जो है ये माइनर कैलिसिस शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये माइनर कैलिसिस हैं ये सारे, और यहाँ पर ये मेजर कैलिसिस हैं। जैसे इसमें पिक्चर में हम 1, 2 और 3 मेजर कैलिसिस देख सकते हैं, और यहाँ ये फनल शेप स्ट्रक्चर ऐसे ये बनी पेल्विस। ठीक है, ये पेल्विस है जो यूरेटर के साथ बाद में कंटिन्यू हो जाती है। उसके बाद आती है फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के कार्य क्या है? जो बहुत ही महत्वपूर्ण और मेन काम है वो है इसका कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स और फॉरेन सब्सटेंसेस। गुर्दे जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं है। यूरिन में उत्सर्जित होने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न होते हैं। जो मेटाबॉलिज्म ज़्यादातर लीवर में होता है, वहाँ से ये आते हैं ब्लड के साथ। इनमें न्यूक्लिक एसिड के जो अपचय या मेटाबॉलिज्म से उत्पन्न यूरो जो है वो पदार्थ हो सकते हैं, यूरोबिलिनिजन हो सकता है, क्रिएटिनिन हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, अमोनिया, यूरिया ये हो सकते हैं, और बिलीरुबिन हो सकते हैं। मूत्र में उत्सर्जित अन्य जो अपशिष्ट हैं वो
डाइट से आते हैं या मेडिसिन से या ड्रग्स जो हम लेते हैं उनसे आते हैं, उनको भी ये किडनी बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयनिक कंपोजिशन, ब्लड में जितने भी आयंस हैं उनको किडनी एक्सक्रीट या रीएब्जॉर्ब करती है और एक बैलेंस मेंटेन रखती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फॉस्फेट आयन आदि के रक्त स्तर को बनाए रखती है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच यानी एसिडिटी या एल्कलिनिटी, उसका भी एक निश्चित लेवल ब्लड का बनाने में मदद करती है। हमारे ब्लड का जो लेवल 7.4 होता है पीएच का, तो उसको मेंटेन करने के लिए किडनी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। ये हाइड्रोजन आयनों को या एक्सक्रीट करती है और बाइकार्बोनेट आयनों को संरक्षण या रोकती है, एब्जॉर्ब करती है। इसके कारण एक महत्वपूर्ण बफर बनता है ब्लड का और ये दोनों गतिविधियां मिलकर पीएच को विनियमित करती हैं, मेंटेन करती हैं। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। जो गुर्दे हैं वो पानी को या तो संरक्षित करके या एक्सक्रीट करके डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन रक्त की मात्रा को निश्चित करते हैं। रक्त की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है और कमी होने से रक्तचाप में कमी हो सकती है। नेक्स्ट कार्य इनका कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। गुर्दे एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं रेनिन, उससे क्या है कि वो रक्तचाप को नियंत्रित कर सकते हैं। रेनिन एंजियोटेंजिन एल्डोस्टेरोन एक पाथवे है उसके द्वारा। इस पाथवे के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें नेफ्रॉन और फिजियोलॉजी स्टडी करेंगे। रेनिन के बढ़ने से रक्तचाप में वृद्धि हो सकती है। ये ब्लड की ओस्मोलरिटी को भी मेंटेन करता है बाय सेपरेटिंग द रेगुलेटिंग लॉस ऑफ वाटर, यानी कितना जो वाटर है वो निकालना है, कितना सोल्यूट्स को निकालना है या रिएब्जॉर्ब करना है, उसके बेस पे ये ओस्मोलरिटी को मेंटेन करता है, जो लगभग 300 ml प्रति लीटर होती है। प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स, गुर्दे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी करते हैं, जिसमें कैल्सिटिटोल है जो विटामिन डी का एक सक्रिय रूप है। कैल्शियम होम्योस्टेसिस को यह नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है या स्टिमुलेट करता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यकृत की तरह गुर्दे भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कर सकते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? नई ग्लूकोज अणुओं का संश्लेषण करना। ये एमिनो एसिड ग्लूटामीन का उपयोग कर सकते हैं इस कार्य के लिए। और रक्त में जब भी ग्लूकोज की सामान्य रक्त शर्करा कम होती है तो उसे वो रिलीज कर सकते हैं ग्लूकोज को। तो इस प्रकार ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो मेंटेन करके रखने में भी किडनीज हेल्प करती हैं। अब है यूरेटर या मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी वो नलिकाएं हैं जो मूत्र को या गुर्दे से लेकर मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर जाती हैं। ये लगभग 3 मिलीमीटर व्यास की और 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नलिकाएं होती हैं। मूत्रवाहिनी फनल के आकार के वृक्क जो पेल्विस है वहां से कंटिन्यू होती हैं और पेरिटोनियम के नीचे से एब्डोमिनल वॉल को क्रॉस करते हुए साथ साथ में उसके पेल्विस में ब्लैडर तक जाती है। ये मूत्राशय की दीवार के पीछे से प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके ये पीछे से आती है और यहाँ ओपन होती है इस जगह और एक इस जगह। तो जब ये ब्लैडर फुल हो जाता है तो ये प्रेशर पड़ता है, जो यूरेटर है वो एब्डोमिनल वॉल पोस्टीरियर और जो ब्लैडर वॉल है उसके बीच में कंप्रेस हो जाती है, जिससे क्या होगा कि वो बंद हो जाएगी और ब्लैडर में जो यूरिन है उसका बैक फ्लो नहीं होगा किडनीज तक। ये एक बहुत बढ़िया फीचर है इसकी संरचना का। जो यूरेटर है उसकी दीवार जो वॉल है वो 3 प्रकार के टिश्यू से बनती है। फाइब्रस टिश्यू जो आउटर लेयर है और ये गुर्दे के कैप्सूल के साथ कंटिन्यू होता है। एक मिडिल लेयर मांसपेशियों की बनी होती है जिसमें स्मूथ मसल फाइबर होती हैं और एक कार्यात्मक इकाई बनाते हैं। कार्यात्मक मतलब जो काम करती है, एक जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको मेंटेन करती है और एक इसमें लॉन्जिट्यूडिनल लेयर भी मसल्स फाइबर्स की होती है। जो तीसरी अंदर की परत है म्यूकोसा, वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। यूरेटर की जो स्मूथ मसल है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है, जिसकी शुरुआत पेल्विस से ऊपर जो कैलिसिस है वहां से होती है। वहां से एक पेसमेकर है जो शुरुआत करता है इस पेरिस्टालसिस की
और ये अपने आप होता है, यानी ये जो हमारे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में नहीं है, ये इंट्रिंसिक एक प्रॉपर्टी है जो किडनी की जो स्मूथ मसल्स हैं कैलिसिस की, उनकी, वहां से पेल्विस की, और पेल्विस से फिर यूरेटर की जो स्मूथ मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हुए, क्रमाकुंचन की गति करते हुए उस यूरिन को प्रोपेल करती हैं ब्लैडर में पहुंचने के लिए। ये जो मूवमेंट है ये 1 मिनट में कई बार होती है, और हर मूवमेंट के साथ कुछ यूरिन की मात्रा ब्लैडर में चली जाती है। यदि यूरिन की मात्रा ज़्यादा है तो इसकी जो मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, वो भी इंक्रीज हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय एक खोखला पेशी का बना हुआ अंग है जो पेल्विक गुहा में सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे होता है। पुरुष में यूरिनरी ब्लैडर रेक्टम के आगे की ओर होता है और महिलाओं में यह वेजाइना के आगे की ओर होता है और गर्भाशय से नीचे होता है, यानी इसके ऊपर जो गर्भाशय मुड़ा हुआ रहता है। यूरिनरी ब्लैडर आमतौर पर पियर शेप्ड होता है, बट यूरिन से भर जाने पर ये ओवल हो जाता है। एक यूरिनरी ब्लैडर की जो औसतन क्षमता है वो 300 से 400 ml होती है एडल्ट में, बट अधिकतम ये 750 से 800 ml तक भी एक्सपेंड हो सकता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा यूरिनरी ब्लैडर कुछ छोटा होता है क्योंकि इसके ऊपर गर्भाशय होता है। इसकी जो मूत्राशय की आंतरिक परत है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है, और जैसे हमने टिश्यू पे पढ़ा था कि जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो एक्सपेंड हो सकती है रबर की तरह, और यही जो लेयर है वो यूरेटर में भी होती है, म्यूकोसल लेयर। जब ब्लैडर खाली होता है तो इसमें कई फोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें रुगी कहते हैं, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम और ये रगी मिलकर जो ब्लैडर है उसको फैलने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि जब यूरिन भर जाए तो वो फैल जाएगा। इसकी दीवारों में सबम्यूकोसल लेयर होती है जो इस म्यूकोसल लेयर को सपोर्ट करती है, और ये जो है सबम्यूकोसल लेयर वो इलास्टिक और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है। तीसरी एक लेयर है पेशियों की, जो सब कवर्ड होती है फाइब्रस टिश्यू के द्वारा। मूत्राशय की दीवार में अंदर की तरफ 3 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग तो यूरेटर की और एक एक्सटर्नल जो यूरिनरी मिएटस है, बाहरी यूरिन छिद्र है, जो उसका एक पार्ट होता है जो बाद में ओपन होता है यूरिथ्रा के अंदर। तो ये जो एक ट्रायंगल का निर्माण करती है जिसे ट्राइगोन कहते हैं। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो वहां से यूरिन नीचे की ओर आता है यूरिथ्रा के अंदर, और ये बनता किससे है? स्मूथ मसल के जो सर्कुलर फाइबर्स हैं उनके थोड़े मोटे होने से, और ये मूत्राशय से मूत्र प्रवाह को नियंत्रित करता है। यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ट्राइगोन है, ऐसे इसका ट्राइगोन बना, यहाँ 2 ओपनिंग्स है यूरेटर की, और एक ये इंटरनल यूरिथ्रल ओरिफाइस है जो गार्डेड रहता है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के द्वारा, और ये इनवॉलेंट्री है। और यहाँ जो दूसरा स्फिंक्टर है एक्सटर्नल यूरिथ्री स्फिंक्टर, ये वॉलेंट्री है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये बाहर ओपन हो जाता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस के द्वारा। अब आता है यूरिथ्रा। यूरिथ्रा या मूत्र मार्ग एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर की नेक से शुरू होती है और बाहर तक फैली होती है एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस तक। महिलाओं की तुलना में जो पुरुषों का यूरिथ्रा है वो लंबा होता है 20 सेंटीमीटर, महिलाओं का यूरिथ्रा लगभग 4 सेंटीमीटर होता है और 6 mm व्यास का होता है। ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे की ओर होता है और वेजाइना के सामने एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस में ओपन होता है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफाइस एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड होता है और जो स्वैच्छिक नियंत्रण में होता है, यानी हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जो पुरुषों का यूरिथ्रा है वो 20 सेंटीमीटर लंबा है, उसको हम स्टडी करेंगे डिटेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव जो एक्टिविटीज है उसमें भी काम आता है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम नेफ्रॉन के बारे में, जो ये सेकंड चैप्टर होगा यूरिनरी सिस्टम का, उसको भी स्टडी करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज माई स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम को लाइक कर सकते हैं,
और अपने नोट्स प्रिपेयर करने के लिए ब्लॉगर mynursingstudents.blogspot.com इसको आप विजिट करें। वहाँ आपको कंटेंट्स मिलेंगे जो भी हम अभी स्टडी कर रहे हैं। अपडेट्स लगातार पाने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।